हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे मनुष्य प्रजाति के ऊपर बहुत ही भीषण आपदा है, बहुत ही प्राकृतिक आपदा है इस समय। और आपके जो 12 बच्चे हैं, इसमें जो 12 बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उन सभी 12 बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। ISCSC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। ऐसे में एक आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। इस आपदा में आप इस अवसर को जो है यूटिलाइज़ कर लीजिए कि ये जो टाइम ड्यूरेशंस आपको मिला है, इस टाइम ड्यूरेशंस में जो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर डालिए। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा, और 12th का सिलेबस तो आपके टचअप में रहा है पूरे ईयर में। पूरा होल ईयर आप 12th के सिलेबस को पढ़ते रहे हो और आपने उसको टच में रखा हुआ है। लेकिन 11th क्लास का जो सिलेबस है वो आपसे 1 साल दूर हो चुका है। 1 साल आपने उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे में आप 11th सिलेबस पर थोड़ा सा फोकस हो जाइए, तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की जो तैयारी है आने वाले समय में वो बहुत अच्छी बन जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी आपकी सूटेबल और प्रूफुल तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइम्स को हम रिव्यू करते हुए आज आपको हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि नीट्स और एम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिट्स और मेजरमेंट्स टॉपिक के, जो कि आपके 11th का जो है सेकेंड चैप्टर होता है। स्कोप ऑफ फिजिक्स के बाद जो है वो सेकेंड चैप्टर आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो यूनिट्स और मेजरमेंट्स से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में रहते हैं। एक क्वेश्चन डायमेंशंस का रहता है या यूनिट का रहता है, एरर के क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स और मेजरमेंट्स के टॉपिक के डायमेंशंस वाले और यूनिट के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, और इससे आपको जो मिलने वाले क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर डालोगे, ठीक है। साथ में आपको हमें कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चंस कम टाइम में, विदिन सेकेंड्स में, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ निकल आए आंसर्स। तो ऐसे भी हम लोग ट्रिक्स की बात करेंगे, और इनको आप बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपका ये टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा समय आपका ये पास हो जाएगा। क्योंकि इस समय पास करना, घर में अपने आप को बना के रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में समय को यूटिलाइज करते हुए आप अपने आप को घर में रखें, ठीक है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, तो आपके लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही बेहतर समय कहलाएगा, ठीक है। तो स्पेशली हम आज का क्वेश्चन जो है वो डायमेंशंस का बेटा कराने जा रहे हैं, तो आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक। जैसे इसमें पहला क्वेश्चंस आया हुआ है, और ये क्वेश्चंस जो है CPMT, पहले नीट नहीं था, CPMT के नाम से क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे, ठीक है। तो CPMT में क्वेश्चंस आया हुआ है, 90 और 94 में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है विच हैज़ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ऑप्शंस आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसमें आपको ऑप्शंस रहेगा, चॉइस रहेगी। इस चॉइस में से आपको बताना है इसमें कौन सा चॉइस जो है वो प्रेशर्स की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट्स करता है। अब हम पहले इसकी चॉइस देख लें, क्या है, ML-T-2 ए ऑप्शन है बेटा। बी ऑप्शन क्या रखा आपको है, ML-1 T-2, और सी जो है वो है ML-2 T-2, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है M-1 L-1। ये आपके यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। प्रेशर, सभी लोग बहुत ही फेमिलियर हो प्रेशर से। प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अगर आपको डायमेंशंस नहीं याद है, काफ़ी टाइम हो चुका है, डायमेंशंस आप भूल भी चुके होंगे, ये भी चांस बनता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि आपने 12th क्लास में बहुत सारी जगहों पर प्रेशर यूज किया है, ठीक है, तो अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशंस तुरंत निकाल लो। प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, मालूम आपको है, और फोर्स की डायमेंशंस लगभग सभी को याद होती है। नहीं याद होती है तो आप डायमेंशंस प्रेशर फोर्स की भी निकाल लोगे। फोर्स मीन्स मास इंटू एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशंस, ठीक है। F=m×a, तो मास मीन्स m हो गया, और एक्सेलरेशंस मीन्स LT-2 हो गया, अपॉन एरिया L⁻² हो गई, ठीक। एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, बोथ आर मेजर्ड इन मीटर,
लेंथ एंड ब्रेथ आल्सो, सो इट विल बी l की पावर 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एम एल एल माइनस टू टी माइनस टू, देन इट बिकम्स एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की डायमेंशंस आ गई और आपका ऑप्शंस क्या हो गया, ये बी करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन से हमें और क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं और क्या क्या लर्निंग्स हमें मिल सकती हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। और हम लोग क्या क्या इससे सीख सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, सभी बच्चों ने क्लास 11th में बहुत बढ़िया से पढ़ रखा होगा कि प्रेशर्स की जो डायमेंशंस होती है, दिस डायमेंशंस इज आल्सो द डायमेंशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इस नेचर में जितनी इलास्टिसिटी होती हैं, इलास्टिसिटी मीन्स जैसे क्या क्या, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस मीन्स हम लोग पढ़ते थे कौन सा स्ट्रेस होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। इसी तरह से बल्क मॉडुलस आता था, वहाँ पर क्या होता था, नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन होता था। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता था, वहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस होता था और स्ट्रेन कैसा आता था, टेंजेंशियल स्ट्रेन आता था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये है प्रेशर की डायमेंशंस। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम लोग मालूम है, किसी भी हम लोग बात करते हैं किसी भी टाइप्स की इलास्टिसिटी को। ठीक है, तो अगर हम किसी भी टाइप की इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर तीन इलास्टिसिटी आती हैं। क्या क्या, एक तो यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गई। क्लियर हो गया? तो यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ये है, इन तीनों की डायमेंशंस क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर हो गया? और इसके साथ साथ आपको एक और चीज जान लेनी है कि दिस इज आल्सो द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। क्लियर हुआ? स्ट्रेस की डायमेंशंस भी आपको एम एल माइनस वन टी माइनस टू ही यूज करना है। वो कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, जैसे हो सकता है एग्जाम को आप में क्वेश्चन मिले वहां पर आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस कह दे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह दे या टेंजेंशियल स्ट्रेस कह दे। ठीक है, तो स्ट्रेस कोई भी हो, एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन इज सेम। स्ट्रेन भी इसी तरह से है, लेकिन स्ट्रेन कोई भी हो, स्ट्रेन हमेशा क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशंस या यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, बल्क आपने मॉडुलस यूज किया है तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेन कोई भी हो हमेशा क्या होगी, यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस क्या मिल गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है और ये क्वेश्चंस भी आपके यहाँ जो है 89 और 90 में आया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि द डायमेंशंस फार्मूला ऑफ टॉर्क। आपको टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला पूछा हुआ है और ऑप्शंस दिया हुआ है बेटा, एम एल टू टी माइनस टू, बी ऑप्शंस है एम एल टू टी माइनस वन, सी ऑप्शंस है एम एल माइनस वन टी माइनस टू और एम एल माइनस टू टी माइनस टू। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो टॉर्क की डायमेंशंस आपसे पूछी है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली आप सभी लोग जानते हो टॉर्क मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप तुरंत टॉर्क को निकाल लो, क्या आएगा, एफ इंटू डी आ जाएगा। ठीक, तो फोर्स अभी आप लोगों ने देखा था, फोर्स की डायमेंशंस क्या थी, एम एल टी माइनस टू एंड डी फॉर डिस्टेंस, सेपरेशन, एल आ गया। तो क्या आ गया, ये एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क की डायमेंशंस आ गई। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से हमें क्या मिलती है, दूसरा नॉलेज हमें मिलता है कि टॉर्क की डायमेंशंस वही होगी जो इस नेचर में किसकी डायमेंशंस होगी, वर्क की डायमेंशंस होगी। पहला पॉइंट हमारा ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में, वर्क की डायमेंशंस भी टॉर्क की डायमेंशंस होगी, क्योंकि वर्क में भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज आल्सो द डायमेंशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इस नेचर में जितने एनर्जीज होती हैं हमारे पास, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई एनर्जी हो, हर एक टाइप्स की एनर्जी की डायमेंशंस वही होगी जो वर्क की डायमेंशंस होगी, और ये सेम है द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क है। तो इससे आप ये प्रिपेयर कर डालिए, इससे आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चंस को।
क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है हर साल किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा, आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स पेपर उठा के देखिए, ऐसा कोई ईयर्स नहीं होता है जिस साल ये क्वेश्चंस ना आया हो। ठीक है, क्वेश्चंस आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। ठीक है, इनमें से किसकी डायमेंशंस टाइम की डायमेंशंस के इक्वल होगी। आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास है L/R, सेकेंड ऑप्शंस क्या है C/L, थर्ड ऑप्शंस क्या है हमारे पास है बेटा LC है, और फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास दिया है वो है R/L। इस तरह से इस क्वेश्चन की इन्होंने पूछा है। ठीक, तो आप ये सीख लीजिए कि अगर आप ये क्वेश्चन आपने रट रखा है तो इससे तो और कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, आपको आंसर रटा हुआ मिल जाएगा, फट से आप लगाए आगे बढ़ गए। जिनको ये नहीं लर्न है, जिन बच्चों को ये नहीं रटा हुआ है कि हमारे पास कौन सा होगा, ठीक है, तो उनको निकालने का कई तरीका हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे प्रफुल्ल तरीका आपको क्या मिलेगा, या तो आप L और R की डायमेंशंस मालूम हो, ठीक है, आप रखते जाइए L/R की डायमेंशंस इस तरह से। ठीक है, लेकिन डायमेंशंस रटा होना हर एक क्वांटिटी की बड़ा मुश्किल काम होता है। बेसिक आप डायमेंशंस में बेसिक 10 क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं नॉर्मली, जिनकी अगर आपने डायमेंशंस रट रखी है तो आपको पूरा चैप्टर आपके कमांड में है डायमेंशंस का। ठीक है, क्या, जैसे आपको मालूम है वेलोसिटी, स्पीड सेम डायमेंशंस होती हैं, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशंस हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, टॉर्क हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया। अगर इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आपने रट रखी हैं तो कहीं पर भी आपको रुकने का मौका नहीं है, आप बिल्कुल क्वेश्चंस आराम से निकालते जाएंगे, क्योंकि आगे वाले जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो इन्हीं पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं और आप फटाफट सबको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे L आ गया, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो डायमेंशन की रटी नहीं होती, कहाँ ml की पावर 1 है, कहाँ 2 है, कहाँ क्या है। तो इससे बचा जाए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इन फार्मूलों को यूज़ करके ही डायमेंशंस निकालिए आप, या यूनिट निकालिए। जैसे अगर हम पहले वाले को चेक करें तो हमें L/R में L और R की डायमेंशंस नहीं पता है। अब हम लोग क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग L को ब्रेक कर दें। ठीक है, L को कहाँ से ब्रेक करेंगे, तो L को ब्रेक करने का तरीका है कि आपने फार्मूला पढ़ रखा है क्लास 12th में, साथ में ये भी रिवाइज हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से भी आप F निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप इससे एक और आसान सा मेथड देखिए, सभी ने XL पढ़ रखा होगा, XL = ω/L। ठीक है, बड़ा वेल नोन फार्मूला है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला, XL = ω/L। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, XL क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने यहाँ से L को रिप्लेस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, XL/ω आ गया, रख दिया ला करके आपने XL/ω इंटू R क्या है, रेजिस्टेंस है, सभी को मालूम है। ठीक है, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया हमारा विदिन 2 स्टेप्स में। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मीन्स अ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है, जैसे आपको ये भी समझ लो आप, XL हो गया, XC हो गया, ठीक है, Z हो गया, तो ये जितने भी रिएक्टेंस होते हैं दीज आर ऑल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के टाइप्स हैं, ये रेजिस्टेंस हैं एक तरह से हमारे AC करंट्स को जो है ये ऑफर करते हैं। तो XL क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या यूनिट होगी इसकी, बोलो ओम होगी यूनिट। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी बेटा, 1/सेकेंड या पर सेकेंड कह सकते हो। रेजिस्टेंस की ओम होगी, मालूम आपको है, कैंसिलाइज हो गया, क्या आ गया, सेकेंड आ गया। तो L/R की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी कौन सी है, कौन सा हमें एब्सेंस मिल जाएगा, L/R। हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो L/R इज अ यूनिट, इज अ ऑप्शंस हुज यूनिट इज सेकेंड और हुज डायमेंशन इज T, जिसकी डायमेंशन T होगी और यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी। दूसरी चीज L/R को कहते क्या हम है, LCR सर्किट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग सर्किट्स में, कि L/R को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, नोट करिए इसको। ठीक है, और इसी, हालांकि क्वेश्चन तो इसमें अभी हमें नहीं दिखा है, लेकिन आपको हम एक और बात बता दें, यही क्वेश्चन एक और तरह से आता है, जैसे यही क्वेश्चन हम रिपीट कर दें, विच हैव द फॉलोइंग हैज अ यूनिट ऑफ टाइम, क्या ऑप्शन दे दें,
जैसे इसमें L अपॉन R ना दे दें, हम C अपॉन L कह दें। दूसरा ऑप्शन क्या कह दें बेटा, बोलो LC कह दें। तीसरा ऑप्शन क्या कह दें, R अपॉन L कह दें। और चौथा ऑप्शन हम इसमें क्या कह दें, चौथा ऑप्शन कह दें हम लोग RC कह दें। ठीक, RC कह दें। अब हमने आपसे पूछा कि विच रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ टाइम, इसमें किसकी यूनिट टाइम की यूनिट के बराबर होगी या डायमेंशन T होगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक चीज़ और बता दें, जैसे अभी आपने क्या कहा था, LR सर्किट का ये क्या है, टाइम कांस्टेंट है। उसी टाइप से RC सर्किट का ये क्या है, टाइम कांस्टेंट है। ये LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है और ये RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक, अब अगर हम चेक करना चाहें तो आप चेक करोगे, रटा है तो बहुत बढ़िया बात है, तुरंत आप आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप तुरंत इसको निकाल लो। RC, R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब बोला था अभी हम लोगों ने, क्या यूनिट है, ओम आई थी यूनिट यहाँ पर। और C की यूनिट अगर आपको मालूम है तो ब्रेक कर दो, नहीं मालूम है तो आप C निकाल लो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था XC, जैसे XL क्या देखा था, ओमेगा L। XC क्या है, 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से C लिखोगे तो क्या होना आएगा, 1 अपॉन ओमेगा और XC। तो एट द प्लेस ऑफ C क्या लिख ले हम लोग, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C, XC, 1 अपॉन ओमेगा इंटू XC। और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये कैंसिल आउट हो गया। ओम अपॉन ओमेगा मीन्स 1 अपॉन सेकेंड पर सेकेंड, और ओम ये कैंसिल आउट हो गया। और बेटा क्या आ गई, इसकी यूनिट भी T आ गई। इसका मतलब क्या है, RC हैज़ अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स टाइम, या जिसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, और डायमेंशंस क्या होगा, T होगा। क्लियर हो गया, नोट करिए इसको। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएं एग्जाम्स में, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इनको तैयार कर डालिए क्वेश्चंस, टाइम आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी वेल प्रिपेयर होती जाएंगी, तैयार होती जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है PMT में आया हुआ क्वेश्चन है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये खूब आता है एग्ज़ाम में आपके यहाँ। ठीक है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये मिलता ही मिलता है। ठीक है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन क्या है। क्वेश्चंस आया हमारे पास है कि रियल गैस इक्वेशंस या वैन डर वाल गैस इक्वेशंस P + A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये क्वेश्चंस आ गया हमारे पास। ठीक, इस क्वेश्चन में वो क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि P रिप्रेजेंट्स प्रेशर। P जो है वो प्रेशर को शो करता है, और V किसको शो करता है, बोलो बेटा, वॉल्यूम को शो करता है। तो क्वेश्चन आ गया, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। कौन है वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, A एंड B। तो आपको भाई A और B की डायमेंशंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक, अब इसमें लॉजिक क्या लगाओगे, क्या बेसिक लगाओगे इसमें आप। तो वैन डर वाल गैस इक्वेशंस में डायमेंशंस निकालने के लिए आप डायमेंशंस का जब पहला एप्लीकेशंस पढ़ते थे तो उसमें आपको एक आर्टिकल बताया गया होगा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी में आपको क्या सिखाया गया है, उसमें आपको ये बताया गया है कि कहीं पर भी फिजिक्स में कहीं पर भी अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हों या सब्सट्रैक्ट हों, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही टाइप की क्वांटिटी हों, दोनों सेम क्वांटिटी हों। क्लियर हुआ। और अगर आप इसको समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास लेट कर लो एक रॉड है जिसकी लेंथ हमने कहा 10 सेंटीमीटर, इस रॉड का मास हमने कहा 1 ग्राम है। हमने कहा दोनों को ऐड करो, इसकी लेंथ और मास को। तो लेंथ और मास को आप ऐड कर पाओगे, कुछ आप रिजल्ट्स कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से, नहीं निकलेगा ना, आप ऐड ही कर सकते हो। क्यों, क्योंकि लेंथ लेंथ है, मास मास है, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, दे कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट। इसी टाइप से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर आपको सब्सट्रैक्ट करने को मिल जाएं और डिफरेंट हों तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नेचर में पॉसिबल नहीं है। जो जुड़ेगा वो वही होगा जो सेम टाइप का होगा, घटेगा भी वही होगा जो एक जैसा होगा। तो एक जैसे जुड़ते भी हैं और एक जैसे ही घटते हैं हमारे पास में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक रूल है नेचर का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई होगा। जैसे हमने कहा A में B ऐड कर दो, तो A में B अगर ऐड कर रहे हो तो ये इनडायरेक्टली आप इस बात को कह रहे हो कि दोनों सेम टाइप्स की हैं, या दोनों डायरेक्टली सेम टाइप्स की हैं अगर वो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी। उस लॉजिक्स को अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, P क्या है, प्रेशर, ये क्या है, अपॉन V स्क्वायर क्या है,
ए अपॉन वी स्क्वायर क्या है? ए अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर में ऐड हो रहा है, इसका डायरेक्टली मतलब है ए अपॉन वी स्क्वायर इज आल्सो रिप्रेजेंट्स प्रेशर। ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर ही है, तो क्या कह सकते हैं हम हैं ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, और अगर हमें इस ए की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो ए इक्वल टू क्या हो गया? पी इंटू वी स्क्वायर। देन पी इज अ प्रेशर। प्रेशर मीन्स देखा था अभी हम लोगों ने, हमारा पहला ही क्वेश्चन प्रेशर का था, क्या आया था? ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम क्या था? L क्यूब, स्क्वायर करेंगे L की पावर 6 हो गया। इसको अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। ये ए की डायमेंशन आ गई, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, केवल लॉजिक है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमें ध्यान रखना है कि दो चीज़ें अगर ऐड हुई हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या होगी? एक जैसी होगी, उनकी डायमेंशन सेम होगी। इसी कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यहाँ लेके आ जाएं तो वॉल्यूम से जो माइनस हो रहा है, या वॉल्यूम से हम किसको माइनस कर सकते हैं? वॉल्यूम से मास को माइनस नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम से एरिया को माइनस नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम से क्या माइनस होगा? वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस होगा। ठीक है, तो जो डायमेंशंस v की होगी, डायमेंशन ऑफ b, वो डायमेंशंस किसकी इक्वल टू होगी बेटा? वॉल्यूम के इक्वल टू होगी। ठीक है, तो L क्यूब, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। ये b की डायमेंशन हमें मिल गई इस तरह से। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चंस को। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि डायमेंशंस, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लगाया ये डायमेंशंस का जो है फर्स्ट एप्लीकेशंस था, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर था। और एक क्वेश्चन हम और आपको बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस आया हुआ है डायमेंशंस के सेकंड लॉ पर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, या रिलेशनशिप हमें क्वांटिटीज़ के बीच में दिया होगा, वहाँ पर हम लोग जो है अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास m, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को उन्होंने f दिखाया है, ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये मास स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट बेटा k दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस आप समझ लो कि जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से आपने m मास की बॉडी को क्या कर रखा है? अटैच कर रखा है, और इसको आपने स्ट्रेच किया, रिलीज़ किया, ये ऑसिलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। उस ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है? f है। फ्रीक्वेंसी की मीनिंग सभी को पता होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ये है। और इसका रिलेशनशिप उन्होंने दे रखा है क्वेश्चंस में, f इज इक्वल टू a m की पावर x और k की पावर y, देन x एंड y। तो x और y के उन्होंने हमें चॉइस दे रखा है। पहला चॉइस है हाफ, y इज इक्वल टू हाफ। बी चॉइस हमें दे रखा है x इक्वल टू माइनस हाफ, y इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, और ये ए ऑप्शंस हो गया, बी ऑप्शंस हो गया, सी ऑप्शंस है x इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू माइनस हाफ, और डी इसी का रिवर्स है x इक्वल टू माइनस हाफ और y इज इक्वल टू हाफ। ये क्वेश्चन हमारा आ गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो मेथड जानिए जो आपको कम टाइम में एक्यूरेट आंसर दे। ठीक है, एक्यूरेसी भी हो और टाइम सेविंग भी हो, दोनों बातों का हमें ध्यान रखना होता है क्वेश्चंस एग्जाम में। देखिए, जिन बच्चों को ये रिजल्ट्स रटा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी अटैच्ड विद अ स्प्रिंग एंड इट ऑसिलेट्स, देन टाइम पीरियड, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला वहाँ था, बड़ा फेमिलियर है, वेल नोन फार्मूला है। टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट m बाई k। ठीक है, 11th क्लास का बड़ा सुपरहिट फार्मूला है ये, 2 पाई रूट m अपॉन k। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दें इस फार्मूले को तो 1 अपॉन t हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। हालांकि यहाँ 2 पाई से कोई मतलब है नहीं, और ये k अपॉन m हो जाएगा। दैट्स क्लियर। 1 अपॉन t मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गया, 1 अपॉन 2 पाई रूट k बाई m। अगर हम यहाँ रूट को पावर में कन्वर्ट कर दें तो k की पावर हाफ और m की पावर माइनस हाफ। बोलो भाई, क्या हमारा ये क्वेश्चंस हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो गया कि नहीं हो गया? जो रिजल्ट्स हमने निकाला देखो, इसमें क्या है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ मास है, तो यहाँ मास कहाँ आ गया? यहाँ मास आ गया। तो मास की पावर क्या है? माइनस हाफ। तो x की वैल्यू क्या हो गई? कंपेयर करने पर क्या रिजल्ट मिल गया? x इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। ठीक है,
और के क्या है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, के की पावर क्या है, यहाँ वाई है, यहाँ क्या पावर इसकी है, के की वैल्यू वाई क्या हो गया, क्योंकि के की वैल्यू वाई है, वहाँ पावर हाफ है, ठीक है, तो वाई इक्वल टू हाफ। देखो ऑप्शन से हमें तुरंत मिल गया, क्या आंसर आ गया हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ एंड वाई इक्वल टू प्लस हाफ। दिस इज द करेक्ट चॉइस, ये हमारी करेक्ट चॉइस है, करेक्ट आंसर मिल गया हमें। ठीक, ये तो हुआ जब आपको फार्मूला लर्न है, ठीक है। और अगर फार्मूला लर्न नहीं है तो उसका भी तरीका है, नोट कर लीजिए इसको, और कोशिश करिए कि ये बेसिक फार्मूले जो हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, वो लर्न होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चंस कम टाइम में, विद इन सेकेंड्स में, फ्यू सेकेंड्स में एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिलना है, अगर फार्मूला लर्न है तो। ठीक, और अगर नहीं लर्न है ये, तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आप इनकी डायमेंशंस रख दीजिए लेफ़्ट राइट दोनों साइड में। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होगी, टी की पावर -1, यहाँ पर एम और एल आया नहीं तो 0 कर दिया हमने, यहाँ ए है, इसे कोई मतलब नहीं रखना में है। एम क्या है, मास, मास मीन्स मास, एक्स आ गया। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फोर्स कांस्टेंट इज की जो डायमेंशंस होगी वो क्या होगी, mt-2, ध्यान ये रखना है। और ये डायमेंशंस और हम किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, फॉर सरफेस टेंशन, लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है उसकी भी डायमेंशन जो है ये mt-2 ही होती है। ठीक, अब जरा इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो m की पावर x, यहाँ m की पावर y, m की पावर ओपन करने पर x प्लस वाई हो जाएगा। t की पावर क्या यहाँ पर है, -2y है, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है, t की पावर -1 m0 l0। m0 l0 क्यों लिख देते हैं, इससे हमें कंपेयर करने में बड़ा जो है कन्वीनियंस फील होता है। m की पावर x, m की पावर 0, ठीक है, और इसका कोई बेसिक रीज़न नहीं है। m की पावर x प्लस वाई, यहाँ पे m की पावर 0 है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया। t की पावर -2y, तो यहाँ पर -2y इक्वल टू क्या हो गया, t की पावर -1। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/2 मिल गई। देखो ये y मिल गया हमें। अब इस y की वैल्यू को अगर हम ला के यहाँ पुटअप कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, -½ हो जाएगी। क्लियर हुआ, देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, -½ +½ दिस इज द आंसर। एक ये भी मेथड है। ठीक है, ये मेथड आप उस समय अप्लाई करना है जब आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका है इस क्वेश्चंस को करने का, पहले इसको आप नोट कर लो। देखिए, हालांकि ये तरीका जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस का है, लेकिन है मेथड ये भी। क्या है, आपके पास अगर आपने इसको x और y की वैल्यू को पुटअप करते जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको फिर सारे ऑप्शंस के पास जाना पड़ेगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू पुटअप किया, सॉल्व किया, अगर LHS की वैल्यू RHS की इक्वल आ रही होगी, जिस डायमेंशंस को, जिस वैल्यू को पुटअप करने पर, x और y की जिस वैल्यू को पुटअप करने पर LHS और RHS क्या हो गया, इक्वलाइज हो गया, समझो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये भी मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को इस तरह से एग्जाम्स में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फुल प्रूफ मेथड क्या है आपको, कि आपका फॉर्मूला लर्न है, तो लर्न है तो और भी बाकी जगहों पर वो काम देगा, और भी आप क्वेश्चन उससे बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी हमारा एक्यूरेसी के साथ बहुत कम टाइम में मिल जाएगा। क्लियर हो गया, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, और फिर क्वेश्चंस हमारा जो है ओरिएंटेड होगा एरर के बेसिस पर। ओके।